वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज बात कर लेते हैं एसएससी के अपकमिंग एग्ज़ाम्स के बारे में। जो अभी सीजीएल की डेट आई है और सीएचएसएल की डेट आई है, उनके बारे में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह से आपको इन 2 मंथ्स में पढ़ना है। ठीक है, उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको बता देती हूँ। यहाँ पर मैं आपको गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट देती हूँ, जो भी न्यू वैकेंसीज़ आती हैं, जो भी एग्ज़ाम आपका होना है उसके बारे में। ठीक है, तो आप गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं सीजीएल की। तो सीजीएल के लिए तो आपके पास सिर्फ 20 डेज़ हैं। उसमें आप जिस तरह से भी पढ़ाई अपनी कर रहे हैं करते रहिए लगातार इसी तरह। 20 डेज़ हैं सिर्फ, बाकी अपना रिवीजन जारी रखिएगा। ठीक है, तो मैं आपको सीएचएसएल की स्ट्रेटजी बता देती हूँ, क्योंकि आपके पास अभी 2 मंथ्स हैं आराम से। उसमें आपको किस तरह से पढ़ना है ताकि इन 2 मंथ्स में आप इस तरह से पढ़ाई करें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो एक अच्छा कंटेंट लेना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, आपका वेटेज अच्छा रहेगा तो फाइनल तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके 4 सेक्शंस हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चंस हैं ईच सेक्शन में, और एक पर क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक है, तो मैं इंग्लिश के बारे में अगर आपसे बात करूं तो आपके 2 उसमें डिवाइड रहता है, जैसे कि ग्रामर और वोकैब। ग्रामर के लिए आपने सुना होगा पैरामाउंट नीतू सिंह की बुक है वॉल्यूम 1, वहाँ से आप ग्रामर पढ़ सकते हैं। बाकी आप अगर सेट लगाएंगे उसमें भी आप देख सकते हैं ग्रामर किस तरह की पूछी जा रही है। अगर आपने ग्रामर पहले पढ़ रखी है और आप सेट लगाएंगे, वहाँ से आप देखेंगे कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, और आपका अगर वो टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप डायरेक्ट वो टॉपिक भी जाके पढ़ सकते हैं, पूरी ग्रामर ना पढ़ के। ठीक है, बाकी आप वॉल्यूम 1 पढ़ लीजिएगा ग्रामर के लिए, काफ़ी अच्छी बुक है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के सेट लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वहाँ से आपको पैटर्न पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और आपको ये भी पता लगेगा आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं और कितने टाइम में आप कर पा रहे हैं। ठीक है, कब क्वेश्चन को स्किप करना है, ठीक है, कब अटैम्प्ट करना है, ये भी आपको उससे समझ में आएगा। तो प्रीवियस ईयर के सेट ज़रूर लगाइएगा। अब बात कर लेते हैं वोकैब की। वोकैब प्रीवियस ईयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिपीट होती है बार बार। तो आपको क्या करना है, वर्ड पावर हो गई या फिर ब्लैक बुक हो गई, जैसे कि ब्लैक बुक में प्रीवियस ईयर की सारी वोकैब दी हुई हैं, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर वोकैब आप जब सेट लगाएंगे वहाँ भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो वहाँ से भी नोट डाउन करते रहिएगा, उन्हें याद करते रहिएगा और बार बार रिवाइज़ कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपने रिवाइज़ नहीं किया तो फिर एग्ज़ाम टाइम में आपको सारे ऑप्शंस एक से लगते हैं कि हाँ ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, तो अभी जो आपके पास टाइम है उसमें आप प्रीवियस ईयर से जो सीएचएसएल, सीजीएल, प्री या फिर एमटीएस के एग्ज़ाम्स हुए हैं ना, उनके सेट लगाइएगा। ठीक है, वहाँ से जो भी वोकैब आपको मिले, जो भी ग्रामर का रूल नया मिले वो लिख लीजिएगा और उनको रिवाइज़ करते रहिएगा। और आपको वोकैब को बार बार रिवाइज़ करना है, नहीं तो आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो इंग्लिश की इस तरह से स्ट्रेटजी आपको लेके चलनी है। डेली थोड़ी देर आपको रीडिंग भी करनी है, कोई भी न्यूज़पेपर या फिर इंग्लिश की बुक या नॉवल आपको पढ़नी है, ताकि आपकी रीडिंग पावर अच्छी हो। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है पैसेज करने में या फिर क्लॉज टेस्ट करने में, तो उसके लिए आप डेली रीडिंग करिए, ताकि आपको रीडिंग की हैबिट पड़े और आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इंग्लिश के लिए। प्रीवियस ईयर सेट, प्रीवियस वोकैब आपको कंप्लीट करनी है और प्रीवियस ईयर के सेट लगाने हैं और रीडिंग करनी है। ठीक है, ये आपकी 2 मंथ्स की स्ट्रेटजी है। कोशिश कीजिएगा वोकैब ज़्यादा से ज़्यादा करने की। ओके, अब बात कर लेते हैं जीएस की। आपके पास 2 मंथ्स हैं, तो पूरा सिलेबस अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो आप 2 मंथ्स में पूरा सिलेबस तो नहीं कर सकते कंप्लीट, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपकी घटना चक्र है प्रीवियस ईयर की बुक, उससे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। और अभी जो हाल फिलहाल में 2020 का सीएचएसएल हुआ था, सीजीएल हुआ था, वहाँ से आप जीएस के क्वेश्चंस, जीके के क्वेश्चंस देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। उस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा गया उस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस आप कंप्लीट अपने कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका जीएस का। बात कर लेते हैं करंट की। कुछ लोग तो क्या होता है करंट डेली का पढ़ते हैं, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ईज़िली करंट कर लेंगे। लेकिन जो लोग डेली नहीं पढ़ रहे हैं तो वो लास्ट मंथ में अपना या अभी से थोड़ा थोड़ा करंट पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, नहीं तो लास्ट मंथ में स्पीडी से या घटना चक्र से अपना करंट कंप्लीट कर लीजिएगा।
जीएस में तो आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना कम है आपके लिए। वो आपकी वहाँ लक काम कैसा रहता है, किस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, जो वो आपने पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, वो डिपेंड करता है। तो अच्छा स्कोर भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो जीएस में इतनी टेंशन मत लीजिएगा, वो सबका ऐसे ही रहता है, अपना अपना लक है कितने आप मैक्सिमम वहाँ अटैम्प्ट कर पाते हैं, ठीक है, कितने आपको याद के आए। बाकी प्रीवियस ज़रूर करना। अब बात कर लेते हैं आपके मैथ की। मैथ में क्या है, सबसे पहली चीज़ है आपकी मैथ में आपका सिलेबस। अगर आपका सिलेबस मैथ्स में कंप्लीट नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी कवर अप करने में, ठीक है। तो डेली आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं अपने सिलेबस से, उसके कम से कम 30 से 50 क्वेश्चंस आपको करने हैं, करके देखने हैं, ताकि वो टॉपिक आपका पूरी तरह क्लियर हो जाए और आपकी कैलकुलेशन इम्प्रूव हो। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, कैलकुलेशन इम्प्रूव होगी, ठीक है, और टॉपिक पूरी तरह क्लियर होगा। तो एग्ज़ाम में आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। स्क्वायर क्यूब आप अपने याद करके रखिएगा, कम से कम स्क्वायर 40 to 50 तक और क्यूब 30 तक आपको याद होने चाहिए, ठीक है। टेबल से फिंगर टिप पे होनी चाहिए, ताकि जब आप मल्टीप्लाई करें किसी भी क्वेश्चन में तो आपको लिख के ना करनी पड़े, आप डायरेक्टली कर लें, ठीक है। तो ये तो हो गई कैलकुलेशन की बात। और सिलेबस की बात, अब उससे आपको क्या करना है, जैसे कि प्रीवियस ईयर का आपको जो सेट लगाना है ना, मान लीजिए आपका सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन आप, हाँ और एक बात, आपको प्रीवियस ईयर के सेट ज़रूर लगाने हैं। मैथ्स के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर के आप सेट लगाएं, उससे आपको पता चलेगा किस पैटर्न पे आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो और उससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे, और क्वेश्चन को स्किप करना भी आएगा। अगर क्वेश्चन आपको लग रहा है कि पढ़ा हुआ नहीं है तो उसको स्किप करते जाएं, ठीक है। तो ये आपको करना है, क्वेश्चन को स्किप करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो जैसे कि आपका प्रीवियस का सीजीएल हो गया, प्री एमटीएस, सीएचएसएल, इनके सारे सेट्स आपको लगाने ही हैं। इससे आपको एक तो पैटर्न समझ आएगा किस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं, और अलजेब्रा के और ट्रिग्नोमेट्री के तो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं। मे बी डेटा चेंज हो सकता है लेकिन वो रिपीट हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, वो सारे सेट्स लगाने हैं और उनको लिखना है किस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाने हैं। सेट का मतलब ये नहीं कि आप एक दिन में 2-3 लगाएं, एक सेट डेली का लगा लीजिए, लेकिन उसको आपको देखना है कि आपने उसमें कहाँ गलती की है, कौन सा टॉपिक आपका क्लियर नहीं है, वो टॉपिक आप क्लियर कीजिए, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन कौन सा हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ले रहा है तो क्यों ले रहा है, उसका कोई और मेथड है क्या, उसको किस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग में क्वेश्चंस तो सब हो ही जाते हैं, बात सारी रहती है टाइमिंग की, कितने टाइम में आप कर पाते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम की डिमांड ही टाइमिंग के ऊपर है सारी, कि कितना टाइम आप ले रहे हैं उस क्वेश्चन को करने में। और मैथ पूरा का पूरा आपका प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर आपका सिलेबस भी कंप्लीट है तब भी आप नहीं कर पाएंगे जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं की है। तो मैथ्स के डेली के 30 से 40-50 क्वेश्चन आप ज़रूर कीजिएगा, उससे आपकी कैलकुलेशन भी इम्प्रूव होगी और आप एग्ज़ाम टाइम में बहुत अच्छे से कर पाएंगे। प्रेशर नहीं रहेगा माइंड में कि क्वेश्चन को किस मेथड से सॉल्व करना है, क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली होगी, आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिएगा मैथ्स के, ठीक है। मैक्सिमम आपके पास 2 मंथ्स हैं अभी, मैक्सिमम तो पता नहीं, लेकिन हाँ अगर 25 मई को हो गया तो 2 मंथ्स ही हैं आपके। तो आप इसी स्ट्रेटेजी से अगर पढ़ते हैं कि प्रीवियस ईयर के आप सारे सेट लगा रहे हैं और आपका सिलेबस कंप्लीट है, तो आपका मैथ्स पूरा का पूरा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या है, आपको कुछ भी अलग से सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है। आप जो प्रीवियस ईयर के सेट लगाएंगे ना रीजनिंग के लिए, ठीक है, वहीं से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो रीजनिंग में आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के सेट हैं, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया या फिर स्टेनो हो गया, वहाँ से आप रीजनिंग के सेट लगाइए और वहाँ से समझने की कोशिश कीजिए कि कौन सा टॉपिक आपका क्लियर नहीं है, तो वो आप सर्च करके यूट्यूब वगैरह से क्लियर अपना कर सकते हैं, ठीक है। अब मेन बात आती है रीजनिंग में पैटर्न की, ठीक है। मतलब जैसे कि आपका देख लीजिए, मैं बता देती हूँ। हाँ, जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कोई भी 4 संख्याएं आपको दी हुई है, इनमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी अलग है, मतलब 3 इनमें से समान है, एक भिन्न होगी, तो वो कौन सी है वो आपको निकालनी है। तो ये कैसे निकालेंगे, इस तरह के क्वेश्चन जब आ जाते हैं ना, तो आपको ये
जब आप सेट लगाएंगे ना तो अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रखने हैं कि इसमें क्या मेथड यूज़ हुआ है, ठीक है। और आप जब ऐसा करेंगे ना, और जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा सेट्स लगाएंगे और आप नोट डाउन करेंगे और उनको रिवाइज करेंगे, तो एग्ज़ाम टाइम में आपके दिमाग में एकदम हिट करेगा कि हाँ कौन सा मेथड इसमें यूज़ हुआ है, ठीक है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि 315 जो है 5 से डिवाइड होता है, ठीक है। 245 भी हो जाता है और 385 भी हो जाता है, लेकिन 59 डिवाइड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तो ईजिली पता चल गया, लेकिन कभी कभी ऐसा आता है नहीं पता चल रहा, तो इसको आपको नोट डाउन करना है क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में, और बार बार देखते रहना है कि क्या क्या मेथड लगे हैं इन क्वेश्चंस पे, ताकि आपके दिमाग में रहे और आप जल्दी से जल्दी कर पाएँ। तो पैटर्न आपको समझ आएगा कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है, इनके बहुत सारे मेथड यूज़ हुए होंगे, या तो डिवाइड हो रहा होगा, मल्टीपल होगा किसी का, ठीक है, स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, कुछ ऐड हो रहा होगा, यही सब होता है। तो 8-10 अगर मेथड होंगे इनके, या 8-10 पैटर्न होंगे, तो वो आप दिमाग में आपके रहेंगे कि हाँ किस पैटर्न पर पूछा गया, तो आप इजीली कर पाएंगे। जैसे 1-2 क्वेश्चन और मैं इस टाइप के बता देती हूँ आपको। ये कटिंग वगैरह वाले ये सब तो हो जाते हैं। हाँ, मिरर वाला जैसे क्वेश्चन आता है, तो इसमें आपको क्या करना है, एक प्रैक्टिकल आप करके देख सकते हैं। कोई मिरर लेके उसके सामने कोई चीज़ रख के देख सकते हैं कि अगर सामने वाली चीज़ है तो वो किस तरह से दिखाई दे रही है, पीछे की चीज़ किस तरह से मिरर के सामने दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एग्ज़ाम टाइम में ईजिली कर पाएंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। जैसे कि एक ये वाली सीरीज़ पूछी गई है आपसे, इसमें क्या पूछा गया है कि सिमेंटिक को 14485 293 के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में प्रैक्टिस को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए सिमेंटिक को कैसे लिखा गया। अब आप थोड़ी देर वहाँ पे सोचेंगे कि क्योंकि इसमें डायरेक्टली नहीं पता चल पा रहा है, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है एक CHSL का, रीजनिंग का, तो इसमें आप डायरेक्टली नहीं पता कर पा रहे हैं कि किस तरह से पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, इसमें इस पैटर्न को अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे, क्या इसमें मेथड लगा हुआ है, ठीक है। तो जब आप ऐसा करेंगे और उसको बार बार देखेंगे, तो आपको दिमाग में आ जाएंगे कि हाँ ये मेथड यूज़ होते हैं इनमें, और एग्ज़ाम टाइम में आप क्विकली कर पाएंगे। तो जैसे S को लिखा गया है 1 किस तरह से लिखा गया है, ठीक है। तो मैं भी डायरेक्टली बता देती हूँ, लेकिन जब आप नोटबुक में नोट करके रखेंगे तो आपको सारे मेथड पता चल जाएंगे कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं। ज़्यादा नहीं होंगे, 8-10 होंगे, आप लिख लेना। तो S को यूज़ किया गया है। हाँ, और आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि 1 से A से लेके Z तक आपको सारे अल्फ़ाबेट के नंबर्स याद होने चाहिए। जैसे A 1 पे आता है, M 13 पे आता है, T 20 पे, Z 26 पे। तो इनकी नंबरिंग आपको आनी चाहिए ताकि आपको एग्ज़ाम में लिख कर ना करना पड़े, ठीक है। तो S का 19 होता है। अब 19 को यहाँ ऐड किया गया है, 9 + 1 कितना हो गया 10। 10 को जब ऐड किया 1 + 0 तो 1 लिख दिया गया है। E इन्होंने डायरेक्टली एक 4 की तरह लिया गया है, E की वैल्यू 4 ली गई है। और M का 13 होता है, तो 3 + 1 4 लिया गया है। A की वैल्यू इन्होंने डायरेक्टली 8 ले ली है, ठीक है। N को इन्होंने 1 + 4 लिया है, तो 5 हो गया। T को 20 होता है, तो 2 + 0। I को डायरेक्टली 9 लिखा हुआ है, C को 3, ठीक है। अब सेम एज प्रैक्टिस का देखना है, तो P पे 16 होता है, 1 + 6 7 हो गया। और R का 18 होता है, 1 + 8 9 हो गया। A को इन्होंने यहाँ पर भी 8 लिया गया था, तो देखिए ऑप्शन में भी आपको मिल जाएगा 8 लिया हुआ है। आपको सारे ऑप्शंस मतलब सारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑप्शन देखिए, 2 ही ऑप्शन 7 से शुरू हो रहे थे और 3rd डिजिट पे आके वो चेंज हो गया, ठीक है। तो बस आप 3 तक चेक करेंगे, उसके बाद ऑप्शन टिक कर देंगे, सारा पूरा वैल्यू निकालने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट आप देख लीजिए, 7 क्वेश्चन है। 6 को लिखा गया है इन्होंने 54, तो उसी तरह से जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सी वैल्यू इससे रिलेट कर रही है, ठीक है। तो 6 की टेबल में आता है 6 × 54 होता है, जैसे 6 9 जा 54। उसी तरह से जैसे 2 की मल्टीपल में कहीं भी 9 नहीं आता, 10 के मल्टीपल में या फिर 108 10 से डिवाइड नहीं होगा, और 76 8 से नहीं होगा। लेकिन 16 4 से डिवाइड हो जाता है, या फिर 4 का मल्टीपल 16 है, तो क्या हो गया, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं। इसमें जैसे कि इस तरह के क्वेश्चन कि
ये दिया हुआ है आपको और 4 ऑप्शंस में आपसे पूछेंगे कि इस तरह का कौन सा पैटर्न बन रहा है। तो आप कभी कभी तो एकदम डायरेक्टली टिक कर देते हैं, समझ में आ जाता है कि हाँ ये पैटर्न है और टिक कर दिया, हो गया, ठीक है। लेकिन कभी कभी इसमें बहुत टाइम लग जाता है, नहीं समझ पाते कि क्या हुआ है। तो इसको आप क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के हैं अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा, इसका सॉल्व मेथड लिखिएगा, क्या सॉल्यूशन है, ठीक है। और उसके बाद उसको बार बार देखिएगा। सारे क्वेश्चंस जितने भी इस टाइप के आपने लिखे हैं वो मेथड आपके दिमाग में बिल्कुल आ जाएगा अच्छे से। और जब आप एग्ज़ाम में करेंगे तो आपको सारे मेथड एकदम याद आएंगे कि हाँ ये लग सकता है या फिर ये लग सकता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसमें क्या लगा है, 8, 17, 15। आप इसमें जोड़ घटा कुछ भी करेंगे नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें ट्रिपलेट लगी है। तो कहने का मतलब ये है कि मैथ्स में तो ट्रिपलेट की ज़रूरत है ही, आपको रीजनिंग में भी ट्रिपलेट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अपनी ट्रिपलेट अच्छे से करके रखिएगा। तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर करके 17 ऐड करके 17 का स्क्वायर बनता है, ठीक है। तो सेम ट्रिपलेट एक ही बना रहा है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको फंसा सकते हैं, आपको नोट डाउन करके रखने हैं और इनको बार बार रिवाइज करना है। और देख लेते हैं इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो ये देख लीजिए। इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो इसको पूरा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर तो इसने साफ साफ दिया है कि ट्राइंगल का मतलब अमीर है और स्क्वायर का मतलब किसान है और रेक्टेंगल का मतलब ग्रामीण है। लेकिन कभी कभी यहाँ पर ये सब नहीं लिखा होता, तो आपको क्या करना है, बस ये वाली लाइन पढ़नी होती है सबसे पहले आपको, ठीक है। कितने ग्रामीण या तो किसान है या फिर अमीर है, लेकिन दोनों नहीं है। ग्रामीणों को लेना है या तो वो किसान होने चाहिए या फिर अमीर, लेकिन दोनों नहीं होने चाहिए। अब आप क्या करेंगे, पहले आपने ये लाइन पढ़ी, उसके बाद आप ऊपर देखेंगे क्वेश्चन में कि ग्रामीण का कौन सा बन रहा है। तो ग्रामीण के लिए यहाँ पर आयत रेक्टेंगल यूज़ किया गया है, ठीक है, ग्रामीण के लिए। तो रेक्टेंगल तो लेना ही लेना है। अब या तो किसानों में लेना है, फिर किसान देख लीजिए आप ऊपर व्रत बना रहा है किसानों को, ठीक है। और जो आपका ट्रायंगल बना रहा है अमीरों को, ठीक है। दोनों नहीं आने चाहिए। अब आपको देखना है, देखिए जो 17 है यहाँ पे, तो ये आपका किसान तो बना रहा है लेकिन ग्रामीण नहीं है। अब जो भी किसान अमीर है या फिर किसान है वो ग्रामीण तो होने चाहिए, तो इसका मतलब वो रेक्टेंगल के अंदर अंदर आने चाहिए। अब रेक्टेंगल के अंदर अंदर 14 भी है, 4 भी, 12 भी और 22 भी और 9 भी। अब कौन सा लेना है, तो अब आप देखिए 9 तो बिल्कुल अलग हो गया, सिर्फ ग्रामीण है, ना वो किसान है ना फिर अमीर है, ठीक है। अब आप देख लीजिए 14 ग्रामीण के अंदर आ रहा है और अमीर भी है, ठीक है, लेकिन किसान नहीं है। और हमें ऐसा ही लेना है जो एक हो, ठीक है। 14 हो गया, ठीक है, प्लस अब क्या लेना है आपको, 22 आपका किसान है लेकिन अमीर नहीं है, ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या लेना है, 12 हम नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि वो ट्राइंगल के अंदर भी है और स्क्वायर के अंदर भी है, ठीक है। तो सिर्फ 14 + 22 अगर आप लेंगे तो कितना हो जाता है आपका 36, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने हैं। पहले आपको ये लास्ट की लाइन पढ़नी है, क्या पूछा गया है, इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन में चेक करिएगा किसकी वैल्यू क्या दी गई है और वहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। पासे वाला भी बहुत ईजी रहता है, आप इस तरह से कर सकते हैं, मैं बता देती हूँ, वैसे आपको आता होगा। जैसे कि एक पासे की दो भिन्न भिन्न स्थितियाँ दी गई हैं, इसमें यदि संख्या एक के नीचे एक नीचे है तो शीर्ष वाली कौन सी है, मतलब एक के सामने क्या आएगा वो पूछा है। तो आप देख लीजिए दो पासों में सिमिलर कौन सा है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, ठीक है। तो 3 के सामने आप ले लीजिए, 3 से स्टार्ट कर दीजिए, यहाँ से 3, 5 और 1। यहाँ से अगर 3 स्टार्ट करेंगे सेकंड वाले से, 3, 6 और 2, तो आपको साफ साफ दिख रहा है 1 के सामने कौन सा आ गया, 2, ठीक है, ये वाला हो गया। ये भी हो ही जाते हैं, ईजी होते हैं, ये सब आपको आते होंगे, ठीक है। इस वाले में देख लीजिए, मैं वो बता रही हूँ जो आपको नोट डाउन करके रखने हैं, ताकि आप उनको बार बार रिवाइज करें और आपको एग्ज़ाम टाइम में उसका पैटर्न एकदम याद आ जाए, ठीक है। तो जैसे कि रेस्ट है, इसको लिखा हुआ है फिर SEST, फिर लिखा हुआ है इसको SFST, फिर आगे का पैटर्न पूछा है। तो पहले में क्या है, R है, सेकेंड वाले में इन्होंने क्या किया है, R की जगह S, मतलब एक को एक बढ़ा के लिखा है, ठीक है। थर्ड वाले में पहला लेटर सेम है लेकिन सेकेंड लेटर चेंज किया है, इसका मतलब सेकेंड वाले में पहला लेटर चेंज था, थर्ड वाले में दूसरा, तो फिर फोर्थ वाले में थर्ड लेटर चेंज होगा। थर्ड लेटर क्या है, S की जगह क्या आएगा, नेक्स्ट लेटर मतलब फोर्थ,
सॉरी टी, तो फोर्थ में क्या आना चाहिए, थर्ड नंबर पर टी आना चाहिए। तो 2 ऑप्शन में है टी, ठीक है। तो यहाँ से तो सॉल्व नहीं हुआ अभी। अब देख लेते हैं आगे, बाकी सब क्या रहना चाहिए, सेम। तो एस और एफ तो सेम ही रहेगा, और एस और एफ सेम इसी ऑप्शन में है, तो ये वाला आंसर, ठीक है। तो आप एक ही ऑप्शन देख सकते हैं कौन कौन सा मैच कर रहा है, और सारे चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 से आपका निकल गया, ठीक है, 2 या 3 से। एक क्वेश्चन है ये, मैथ्स में भी आता है। लड़कों और लड़कियों की कक्षा में 85 सेब बांटे जाते हैं। यदि प्रत्येक लड़के को 5 सेब मिलते हैं तो प्रत्येक लड़की को 7 सेब मिलेंगे, और यदि प्रत्येक लड़के को 4 सेब मिलते हैं तो प्रत्येक लड़की को 9 सेब मिलेंगे, ठीक है, 9 सेब मिलेंगे। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या पूछी गई है। इस टाइप के क्वेश्चन में आप तो या तो फिर ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि ए और बी मान लीजिए विद्यार्थियों की संख्या, टोटल कितने ए प्लस बी, 85। तो यदि प्रत्येक लड़के को 85 सेबों की संख्या टोटल, तो यदि प्रत्येक लड़के को 5 सेब मिलते हैं, मतलब 5 कितने लड़कों को, लड़के हैं ए, ठीक है, प्लस तो लड़कियों को कितने मिल रहे हैं, 7 प्लस बी लड़कियां हो गई, तो टोटल कितने सेब बटे, 85। एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी, यदि प्रत्येक लड़के को 4 सेब मिलते हैं, लड़के को अगर 4 मिल रहे हैं मतलब 4A प्लस, तो लड़की को कितने मिलेंगे, 9 बी, तब बराबर क्या हो जाएगा, 85, ठीक है। या तो ऐसे करके इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। या फिर कैसे कर सकते हैं, आपको पता है जब प्रत्येक लड़के को 5 सेब दिए जा रहे हैं, ठीक है, प्रत्येक लड़के को जब 5 सेब दिए जा रहे हैं तो लड़की के पास कितने सेब आ रहे हैं, 7, ठीक है। अब यदि प्रत्येक लड़के को 1 सेब कम दिया जा रहा है प्रत्येक लड़के को, तो लड़की के पास कितने सेब जा रहे हैं, 2 बढ़ रहे हैं, कब, जब 1 कम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 1 वाई कितने गर्ल के इक्वल है, 2 गर्ल्स के, ठीक है। तो रेशियो कितना आ गया, बॉय और गर्ल का 2:1, मतलब टोटल 3 हो गए। टोटल विद्यार्थी कितने हो गए, 3 रेशियो में, ठीक है। लेकिन ये रेशियो है, इनका कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा विद्यार्थियों की संख्या। अब ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, 19 3 का मल्टीपल है, नहीं। 17 3 का मल्टीपल है, नहीं। 14 3 का मल्टीपल है, नहीं। एक ही ऑप्शन बचता है क्या, 15, ठीक है, 5 टाइम्स। तो 2:1 था, बॉयज़ कितने हो गए, 10, और गर्ल्स कितनी हो गई, 5। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, एकदम हो जाएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेम आ गया उसी पैटर्न पे जो पिछला पूछा गया था, कि ये जो क्वेश्चन दिया है इस प्रकार से ऑप्शन में कौन सा इससे संबंधित है। अब अगर आपने इनकी प्रैक्टिस की होगी तो आप एकदम समझ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने इनकी प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो फिर प्रॉब्लम होगी, सोचने में टाइम जाएगा। और कभी कभी क्या होता है, मैथ्स के क्वेश्चन तो सारे हो जाते हैं लेकिन रीजनिंग के क्वेश्चन छूट जाते हैं प्रैक्टिस की वजह से। तो आपको इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप, 14 है, 8 है, ठीक है। तो किस तरह से लिया गया होगा, देखिए एडिशन तो कुछ हो नहीं रहा है, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, 14 और 8 को अगर आप जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 22। अब 22 की मल्टीप्लाई 2 से करें आप तो कितना आएगा, 44, और ये सेकंड नंबर है, ठीक है। सेम एज चेक कर लीजिए किस में है। तो देखिए अगर आप यहाँ देखें 3 और 8 को जोड़ें तो 11 लास्ट में 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करें तो 2 आना चाहिए, यहाँ 4 आ रहा है लास्ट में, ठीक है। सेम एज 12 और 9 को जोड़ें 21, 21 दूनी 42, ये भी नहीं है। 12 और 9 को जोड़ें 21 दूनी 42, ये भी नहीं है। यहाँ पे जोड़ते हैं 11 और 15 अगर जोड़ते हैं तो 11 15 16 दूनी 32, तो यही आंसर है, ठीक है। तो ये भी आपको नोट डाउन करके रखना है कि ये पैटर्न यूज़ हुआ है, और आप बार बार देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो हो जाते हैं साइंस पे, और जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो ये तो इजी है लेकिन कभी कभी फंसा देते हैं क्वेश्चन भी, तो आपको ये भी लिख के रख लेने हैं अपने, और अपना देखते रहना है, बार बार रिवाइज करना है, ताकि आपको पैटर्न याद रहे किस पैटर्न में ये वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, कितने मेथड इनके होते हैं। तो ये तो कुछ नहीं है, इसमें 3 नंबर्स को ले फर्स्ट 3 डिजिट को लेके चेंज कर दिया गया है, जैसे कि फर्स्ट को थर्ड पे पहुंचा दिया, थर्ड को फर्स्ट पे, बीच वाला ऐसे ही रहने दिया, जैसे कि आई की जगह टी आ गया, एन वैसे का वैसे ही रहा, और टी की जगह आई आ गई। इस तरह से ऑप्शन देख लीजिए, एस की जगह टी आ जाएगा, ए वैसे ही रहेगा,
और ऐसा जाएगा। अब देख लीजिए इतना ऑप्शन मैच कर रहा है तो ठीक है, लेकिन इसके जगह 2 ऑप्शन अगर सेम है तो फिर आगे की वैल्यू भी चेक करनी पड़ेगी। तो ये ऑप्शन तो गए, ठीक है, बचा ये 3rd और 4th है ना। तो अब क्या करेंगे, 4th नंबर चेक करेंगे। 4th नंबर पे क्या हुआ है, यहाँ देख लीजिए INT तक हो गया था ना, ER को चेंज किया गया है, ठीक है, ER को RE में चेंज किया गया है। तो SAT तक तो ये हो गया था, अब RU हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, RU। कौन सा ऑप्शन है, 4th, ठीक है, हो गया। ये ब्लड रिलेशन है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, फिर हो जाता है आराम से। ये क्वेश्चन है, और आई थिंक जो आपके क्वेश्चंस हैं पैटर्न वाले, जो आपको याद करके रखने हैं, लिख के रखने हैं, वो आपको समझ में आ गए हैं। ये भी सीरीज़ बन रही है इसमें, लेकिन इसमें भी कभी कभी टफ क्वेश्चन आ जाता है, नहीं हो पाता। यहाँ तो इसमें जोड़ा गया है +3 +6, इसमें कितना जुड़ेगा, +12, ठीक है। अब यहाँ हो क्या रहा है, 3 3 दूनी 6 6 दूनी 12, इसका मतलब जो इनका प्लस है वहाँ से 2 का मल्टीप्लाई आया, तो 12 दूनी 24 अगले वाले में जुड़ेगा। 4 और 1 5, 5 किसके लास्ट में, इसके। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। ये भी इजी होते हैं, हो जाएंगे। ये एक बार देख लेना, कभी कभी तो ईजिली हो जाते हैं, कितने त्रिभुज कितने आ जाते हैं, कभी नहीं होते। तो कुछ इसके पैटर्न आते हैं, वो देख लेना। अगर उस टाइप का क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट कर लेना, नहीं तो छोड़ देना, इस पर टाइम वेस्ट मत करना। तो आई होप आपको समझ में आई होगी थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी कि किस तरह से आपको अभी 2 महीने में पढ़ाई करनी है। अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं, और सेट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आपको पता चलता है पेपर में क्या पूछा जा रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ आपकी गलतियाँ हो रही हैं, कितनी आपकी तैयारी है और कितना आपको भी पढ़ना है, ये सब चीज़ें। तो सेट ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। और दिन में 1 सेट भी लगाते हैं तो सही है, और अपना जो भी टॉपिक सेट में क्लियर नहीं है वो आपका क्लियर कर लेना, ठीक है। अपना प्रीवियस सेट ज़रूर लगाइएगा, CGL हो गया प्री, या फिर CHSL MTS स्टेनो, कोई भी। स्टेनो में तो मैथ्स नहीं है, रीजनिंग का देख सकते हैं, इंग्लिश तो उसमें काफ़ी अच्छी आती है, ठीक है। तो आप अच्छे से, अगर आप अभी से लेके चलते हैं अपनी अच्छी स्ट्रैटेजी, तो क्योंकि जो भी कुछ है आपका प्री ही है, इसमें प्री का वेटेज अच्छा रहेगा तभी आप फाइनल तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि मेंस में तो अच्छे भी मिल जाते हैं मार्क्स, नहीं भी मिलते, उसमें पता ही नहीं चलता कितने मार्क्स कब आ जाते हैं। तो इसलिए आप प्री को अच्छे से लेके चलिए, उसका वेटेज अच्छे से करके चलिए, ठीक है, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। आई होप कि आप सबका सिलेक्शन हो जाए इस बार, एक अच्छी जॉब आप पाएँ, ठीक है। खुश रहिए, और कोई भी क्वेरी हो आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आंसर करूँगी। थैंक यू सो मच।